ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंशन नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में अगर कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में तो ये यूनिट है GOC। ठीक है, कॉमन वे में इसको हम कहते हैं, जो इस यूनिट में सिलेबस है उस सिलेबस को हम कहते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या है? GOC है, इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक, और इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक आपको GOC का आइडिया नहीं है, GOC के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसमें जो भी मैटर है उसको आप नहीं जानते हैं, उसको आपने नहीं पढ़ा है, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ नहीं रख सकते। आप रट सकते हैं चीज़ को, क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए GOC का पढ़ना बहुत कंपलसरी है। सबसे पहले GOC पढ़ी जाए और इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन होता है, क्या बनता है, क्यों बनता है। ठीक है, क्यों, क्या, कैसे, इसका जवाब जो है वो GOC देगी आपको। ठीक है, तो इस GOC में पहला ही टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें जो हेडिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब इस हेडिंग से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉन का किसी भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन हो, लोकल मीन्स होता है स्थायी और डीलोकल मीन्स होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलता जाए। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में ये बताया था कि विनाइल क्लोराइड को हम ऐसे ले रहे थे, इस पे लोन पेयर दिखा रहे थे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ये अभी लोकल है या नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, जैसे मैं एलिल में बता रहा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CN, इसमें ये स्थायी है, लोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड बहुत दूर है। डबल, सिंगल, सिंगल तब लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन नहीं, अल्टरनेट पर नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? लोकलाइज्ड है, स्थायी है इसी Cl एटम पर। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। देखिए Cl एटम पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? वो इस कार्बन पे चला गया। क्यों? क्योंकि डबल, सिंगल, लोन पेयर कॉन्जुगेशन था यहाँ पर। ठीक है, वही कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अगर किसी केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? थोड़ा डीप में पढ़िएगा।
मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, आपको हर संभव प्रयास करूंगा समझाने का कि किस तरीके से आप समझ सकें। और जब तक आप जीओसी नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगेगा, आप दूर भागने का प्रयास करेंगे। आप सोचेंगे कि किसी तरीके से हमको पास होने के लिए रट लें, 4 क्वेश्चन हमको पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, हम वही रट लें और उससे पास हो जाए। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां देखिए ये सीएल एटम जो था, सीएल पे जो लोन पेयर था वो लोकेलाइज्ड था। लोकेलाइज्ड का मतलब अस्थाई था। ये देखिए कहां चला गया, इसके पास चला गया, ये स्थाई नहीं है। और यहां पर देखिए ये स्थाई है, ये इधर नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये लोकेलाइज्ड है और ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, तो इस लोन पेयर के डीलोकेलाइजेशन से, इस लोन पेयर के डीलोकेलाइजेशन से क्या क्या इफेक्ट होंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसको हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार से डीलोकेलाइज हो सकता है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। देयर आर following type of electronic displacement in the molecule। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को या इफेक्ट को। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इफेक्ट इन द मॉलिक्यूल। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन के माइग्रेट होने से, इलेक्ट्रॉन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे नंबर 1 इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक है, पहला प्रभाव क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बच्चे शोर कम करें थोड़ा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं पर देखिए एरोमेटिक, जब मैंने बेंजीन रिंग पढ़ाई थी तो वहां पर जो मैकेनिज्म बताया था वहां पर लिखा था ब्रेकिंग ऑफ बेंजीन रिंग बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां बताएंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। नंबर 3, तीसरा इफेक्ट होता है मीसोमेरिक इफेक्ट। इनकी बेटे हिंदी भी यही होती है, मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? एम से इंडिकेट करते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। अति संयुग्मन। ठीक है,
हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, संयुग्मन मीन्स कॉन्जुगेशन, हाइपर मीन्स अति, अति संयुग्मन। ठीक है। इसके बाद होता है रेजोनेंस, खूब पढ़ा होगा आपने, हम आपसे पूछेंगे जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे। ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट आर से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है। अब चूंकि एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी इसके कई पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। क्या होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक। ठीक है, समझ लो। यहां पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल में, किन किन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। ठीक। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। तीसरा होता है मीसोमरिक इफेक्ट, इसकी हिंदी भी यही होती है, मीसोमरिक प्रभाव। चौथा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। नेक्स्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद। और नेक्स्ट होता है एरोमेटिसिटी, इसका भी हिंदी यही होता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के आधार पर मॉलिक्यूल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। ठीक है। अब आपको बारी बारी से एक एक करके आपको सबको पढ़ना है। पहले आपको इंडक्टिव पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ना है, मीसोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन रेजोनेंस, देन एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी में ये सभी कंडीशंस आपको बताएंगे कि हम कैसे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो एरोमेटिसिटी इसमें है या नहीं है, और एरोमेटिसिटी हमें क्या बताती है, इसमें कौन सा इफेक्ट, किसी दिए गए मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट लगेगा, इनमें से इतने सारे इफेक्ट दिए गए, इनमें से कौन सा इफेक्ट लगेगा और किसके कारण से उस मॉलिक्यूल में क्या प्रॉपर्टी जनरेट होगी। ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स एक एक करके सभी प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बेटे, कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम अगर हिंदी में हमको पढ़ने को मिल जाए तो हम कुछ ज़्यादा समझ लेंगे। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी नहीं होती है, आप ध्यान रखिए। क्या आप रिएक्शन को हिंदी में लिख देंगे? ठीक है, आप कैसे हिंदी में रिएक्शन को लिख सकते हैं? कार्बन को हिंदी में लिख करके रिएक्शन लिखेंगे? कार्बन को क्या लिखेंगे? कार्बन को ऐसे कार्बन ही लिखेंगे। CH4 कहा जाए तो CH4 ऐसे ही लिखेंगे। और CH4 लिखने का कोई तरीका है आपके पास? अगर आपसे ये कहा जाए, आप मन में सोच रहे हो, जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हों वो अगर ये सोचें कि अगर हमको हिंदी में पढ़ने को मिले, तो आप बेटा आपकी गलतफहमी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड होती है, फैक्ट पे चलती है। और वहाँ पर आपको CH4 को अगर कोई तरीका लिखने का हो तो आप बता दीजिए, रिएक्शन बेस्ड रिएक्शन लिखा जाएगा। अगर CH4 कहीं लिखना है रिएक्शन में तो CH4 लिखने का कोई तरीका और बता सकते हो तो बता दें।
तो हम आपको हिंदी में पढ़ा सकते हैं। इसलिए बेटे आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें हिंदी में पढ़ना है और हिंदी में पढ़ के आप बीएससी कर लें। अगर आप बीएससी ठीक है पास हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं। ये केमिस्ट्री की कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर केमिस्ट्री है, इसमें इंग्लिश नहीं होती है, इसकी पर्टिकुलर ये लैंग्वेज है। ठीक है, आप टूटी फूटी भाषा में लिखिए, ठीक, भाषा का सेंस होना चाहिए, आप उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, आप सीखने का प्रयास करिए। पहले हम इंडक्टिव को लेके चलते हैं। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? ये सब जीओसी का पार्ट है। अभी इसके अलावा और इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो भी जीओसी है। ठीक है, 2 चैप्टर जो हैं वो जीओसी के अंतर्गत आते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और जब तक ये नहीं आपको तैयार होगा तब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिजिकल में तो पूरा मैथमेटिकल होता है, इनऑर्गेनिक थ्योरेटिकल है। इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा थ्योरी रटने वाली है, समझने को तो है ही लेकिन रटना भी बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इनको। पहला इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडिकेट करते हैं आई से। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक है, प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट इंडिकेट करते हैं आई से, हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरण प्रभाव। मीन्स कोई ग्रुप है जो प्रेरित कर रहा है, दैट प्रभाव इज कॉल्ड एज प्रेरण प्रभाव। ठीक है, जैसे देखो ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, आप ऐसे लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये पोलर है कि नॉन पोलर? बताइए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर है? ये ध्रुवित है या नॉन डाइपोल है? द्विध्रुव है इसमें या नहीं है द्विध्रुव? डाइपोल। बेटे चूंकि दोनों तरफ समान ग्रुप हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही लगे हैं, ठीक है, तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये कहां पर होगा? मिडिल में होगा। ना तो किसी कार्बन पे प्लस होगा ना किसी कार्बन पे माइनस होगा। मीन्स कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है वो कैसा है? नॉन पोलर बॉन्ड है। हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। बहुत बारीकी से सुनिएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साजिश से बना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें कहीं पर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल मिडिल में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं एक तरफ खिसक जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं एक साइड में आ जाए
तो जिधर खिसक जाएगा उधर चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और जिधर से गया उधर डेल्टा पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच ले गया अपनी तरफ, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, माइनस, डेल्टा माइनस आंशिक, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, देखिए ध्रुव, दो पोल इसमें बन गए, एक तो पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो ये डाइपोल डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो गया, नेगेटिव। ये न्यूक्लियस है, इसमें देखिए दो पोल डेवलप हो गए, ये कैसा हो गया, पोलराइज हो गया, इसमें डाइपोल डेवलप हो गया, ठीक। यहां पर जो कि दोनों तरफ एटम सेम है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर मिडिल में है, किसी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। हम डबल और ट्रिपल का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, नॉन पोलर बॉन्ड में कोई ग्रुप जोड़ दे, जैसे देखो C सिंगल बॉन्ड C, ये नॉन पोलर ग्रुप था, नॉन पोलर बॉन्ड था। इस नॉन पोलर बॉन्ड से हम कोई ग्रुप जोड़ दें, Cl जोड़ दिया, देखिए Cl पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक। ये कैसा था, नॉन पोलर था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इससे हमने क्या जोड़ दिया, ये कोई ग्रुप जोड़ दिया, Cl ग्रुप जोड़ दिया। ये Cl क्या करेगा, इस कार्बन से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, विद्युत ऋणात्मक ग्रुप है, और कॉन्जुगेशन तो है नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड जब इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा तब तो ये रेजोनेंस शो कर देगा, लेकिन चूंकि जब सिंगल बॉन्ड है तो ये Cl एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक होता है, ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। ये Cl एटम इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा इस साझे के इलेक्ट्रॉन को, अपना तो खींच ही लेगा और इसका भी खींच लेगा, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और इस पे कार्बन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। जब यहां डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो ये क्या करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या उतनी पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जितनी पावर से Cl इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का खींच रहा था, नहीं। क्यों, क्योंकि Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जितनी पावर से Cl खींचेगा इलेक्ट्रॉन, उतनी पावर से ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कार्बन है, ठीक है। Cl अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, Cl इससे इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड से खींच लिया, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आया, और जब इस पे पॉजिटिव आया तो ये क्या करेगा, ये भी अपने आप को न्यूट्रल करने का प्रयास करेगा, तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड से खींचेगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो जब इसको खींचने का प्रयास करेगा तो इधर चार्ज क्या डेवलप करेगा, डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव। ये डबल डेल्टा, डेल्टा का मतलब माइन्यूट क्वांटिटी, और माइन्यूट इंटू माइन्यूट और ज्यादा माइनर हो गया, ठीक है। जितना डेल्टा बढ़ता जाएगा उतना पॉजिटिव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मीन्स यहां डेल्टा ज्यादा है और यहां डेल्टा कम है, जितने डेल्टा बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी उतनी कम होती जाएगी। मीन्स यहां पॉजिटिव ज्यादा है और यहां पॉजिटिव कम है, तो जब एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा, एक तरफ पॉजिटिव कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव ज्यादा होगा यहाँ पे, और जब नेगेटिव ज्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड हो गया वो कैसा हो गया, पोलराइज हो गया। समझ में आया? ठीक है।
मीन्स अब आप समझिए, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें कोई ध्रुव नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर इस नॉन पोलर बॉन्ड में कोई पड़ोसी ग्रुप लगा दे जो इस बॉन्ड को पोलराइज कर दे, डाइपोल डेवलप कर दे, द्विध्रुव डेवलप कर दे, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। मींस ये पड़ोसी ग्रुप जो था इसने क्या किया, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड में पोलराइजेशन को आरोपित कर दिया, प्रेरित कर दिया। ठीक है, क्या मतलब निकला? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड था, इस नॉन पोलर बॉन्ड में अगर हम कोई ग्रुप जोड़ दें, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ये Cl क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से खींचेगा, और जब खींचेगा या इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव, और इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। जब इस पे पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, और जब यहाँ से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स ये इफेक्ट जो है, जितने पावर से ये ज्यादा खींच रहा था ग्रुप, ये अपनी तरफ खींच रहा, जब ये अपनी तरफ खींच रहा है तो जितनी पावर से Cl खींचेगा, क्या उतनी पावर से ये कार्बन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं, इसकी पावर ज्यादा है तो डबल लगाया साइन, और इसकी पावर कम है तो इसलिए मैंने सिंगल लगाया। मीन्स यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव, और जब इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से खींचेगा। जब यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? इस पे कुछ नेगेटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। मीन्स जितना यहाँ पॉजिटिव था उससे कम पॉजिटिव यहाँ पे होगा। जितने डेल्टा बढ़ते जाएंगे उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी। मतलब डेल्टा क्या है? माइनर क्वांटिटी है। जितने ज्यादा डेल्टा लिखे होंगे इसका मतलब उसकी क्वांटिटी उतनी कम। मीन्स यहाँ पॉजिटिव जो है और यहाँ पॉजिटिव जो है, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ पॉजिटिव क्या है? कम है। मीन्स जब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव कम है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा और यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा हो गया, और जब नेगेटिव ज्यादा हो गया तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? ये पोलराइज हो गया। क्लियर? मीन्स समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, मीन्स अब देखिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, मीन्स देखो पॉइंट बाय पॉइंट, द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कैसा होता है? नॉन पोलर। पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू एडजेसेंट पोलर ग्रुप, एडजेसेंट पोलर ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। बेटे बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक लाइन में आपको बता दिया। क्या? द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन डेवलप हो जाए किसी पड़ोसी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, किसी पड़ोसी ग्रुप के द्वारा, एडजेसेंट पोलर ग्रुप, किसी पड़ोसी पोलर ग्रुप के द्वारा अगर पोलराइजेशन डेवलप हो जाए कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो उस प्रभाव को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव ग्रुप। और वो ग्रुप जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है उस ग्रुप को हम कहते हैं इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। देखिए एक एक शब्द का मीनिंग है। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कोई बाहर से ग्रुप नहीं आ रहा, ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। एंड इट्स इफेक्ट डिक्रीजेज, इसका प्रभाव घटता जाता है, रैपिडली, तेजी से। रैपिडली मीन्स बहुत तेजी से। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, सोर्स मतलब ग्रुप से, ग्रुप इंक्रीजेज। शब्द तीन, सभी का शब्द बाई शब्द का मीनिंग समझ लीजिए। द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट पोलर ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन सिंगल बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन डेवलप कर दिया जाए किसी पड़ोसी ग्रुप के द्वारा, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। और वो ग्रुप जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उत्तरदायी होता है इस कार्बन सिंगल बॉन्ड में पोलराइजेशन के लिए, उस ग्रुप को हम कहते हैं इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट है। एंड इट्स इफेक्ट डिक्रीजेज, और इसका प्रभाव घटता जाता है रैपिडली, बहुत तेजी से। एज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीज, जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव घटता जाता है। ठीक है? समझ में आया? अब इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये क्या था? नॉन पोलर बॉन्ड था। इस बॉन्ड में अगर हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया, C सिंगल बॉन्ड Cl जोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये इधर से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड जो था वो कैसा हो गया? ये आपका जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो गया। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? ये पोलराइज हो गया। ठीक है? ये सिंगल बॉन्ड आपका ये पोलराइज हो गया। ठीक? इसका प्रभाव मीन्स ये ग्रुप जिसकी वजह से प्रभाव हुआ, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं इंडक्टिव ग्रुप। और जैसे जैसे ग्रुप से दूर की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव घटता जाएगा। कैसे? देखो, जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है? अब देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आया? नेगेटिव, इस पे क्या आया? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स जितने डेल्टा बढ़ते जाएंगे उतना प्रभाव क्या होता जा रहा? घटता जा रहा। किसका? इस ग्रुप का, जो ये पोलराइज कर रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड को। ठीक है? इसका मतलब जैसे इधर के लिए डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इफेक्ट क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है? इफेक्ट डिक्रीजेज। समझ में आया बेटे? वो ग्रुप जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, यहाँ देखो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या है? कम है। मतलब डेल्टा जितने बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है? यहाँ एक पॉजिटिव है डेल्टा, यहाँ दो डेल्टा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ डेल्टा की वैल्यू कम है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पॉजिटिव कम है, ये पोलराइज हो गया। यहाँ पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की कंपैरिजन की जाए तो ये ज्यादा ये कम है, मीन्स ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पोलराइज हो गया। ठीक है? जैसे जैसे सोर्स से दूरी बढ़ती जाएगी, सोर्स का मतलब इंडक्टिव ग्रुप से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव क्या होता जाएगा? धीरे 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 घटता जाएगा। ठीक?
ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये जो ग्रुप है ये दो प्रकार के होते हैं। जो इंडक्टिव ग्रुप है ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप ये ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, तो इंडक्टिव जो ग्रुप है, इंडक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो होते हैं प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, और दूसरे होते हैं माइनस आई ग्रुप। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। ठीक, प्लस आई का मतलब होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ए चैन। ठीक, प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो चैन में होता है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। माइनस आई क्या होते हैं? विड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ए चैन। चैन से क्या करते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल देखो, प्लस आई के कौन से हैं, माइनस आई के कौन से हैं। प्लस आई में जैसे ड्यूटेरियम, ठीक, CH3, एक एच हटा के आर जोड़ दो, CH2R, दूसरा एच हटा के और आर जोड़ दो, CH, ये R2, एक एच हटा बचा उसको भी हटा दो तो CR3। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप। माइनस आई वाले देख लीजिए, AnR3, देखिए नाइट्रोजन से कितने ग्रुप जुड़े? 3 तो ये जुड़े, चौथा ये, इसका मतलब ये कहीं से जुड़ा होगा कार्बन चेन से, तो इस पे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। NO2, An डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, NO2 क्या होता है? अनसैचुरेटेड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। Cn, C ट्रिपल बॉन्ड N, सभी अनसैचुरेटेड वाले खींचते हैं। ठीक है, C डबल OH, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, हेलोजन X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी खींचते हैं। ठीक है, OR मेथॉक्सी ग्रुप, SH, OH, NH2, OH, NH2,
ये सभी क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं। एरोमेटिक रिंग, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इंडक्टिव ग्रुप आर ऑफ टू टाइप। इंडक्टिव ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लस आई, दूसरा माइनस आई। प्लस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। प्लस आई क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ये देखिए सभी सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप। माइनस आई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सभी खींचते हैं। NR3 देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जब प्लस आएगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए ग्रुप पूछ सकते हैं कि ये क्या है, प्लस आई है माइनस आई है। हाइड्रोजन सभी क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े हैं तो सभी माइनस आई का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से देखिए, आगे बढ़ेंगे हम आपसे पूछेंगे इसका इफेक्ट बदलेगा भी। स्टूडेंट्स इस चीज को पढ़िएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है इसको कहाँ यूज करते हैं वो हम अगले टर्म पे बताएंगे आपको। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ ये सोचिए कि इसका यूज क्या है, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है, हम किस प्रकार से इसको पढ़ें कि हमको समझ में आए कि केमिस्ट्री आखिर यूज होती कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ लिया और इसके एग्जाम पास कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं समझ में आया कि इसका हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, हर चीज का यूज होता है, इसीलिए बनी है। अगर यूज ना होता तो ये बनती क्यों। किसी चीज की खोज तभी होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। तो अब डेली लाइफ में भी इसका यूज क्या है, जो भी हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते, ना पढ़ें, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना। आप पढ़ते वक्त आप पूछिए टीचर से सभी सब्जेक्टों में कि साहब इसका यूज क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री डेली लाइफ में बहुत बड़ा ब्रॉड स्कोप है, बिना केमिस्ट्री के हम जीवित नहीं रह सकते। हम खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, देखते हैं, ठीक है, जो कुछ करते हैं, मेरी सभी एक्टिविटी, सबकी, हर ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो आपका जीवित प्राणी हो चाहे वो निर्जीव हो, ठीक है, वो सब क्या है, सबकी एक्टिविटी जो है वो बिना केमिस्ट्री के नहीं चल सकती। ठीक है बेटे, इसको पढ़िएगा, फिर इसका एप्लीकेशन आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटे।